हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में जो है अपन ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और उत्प्रेरक क्या होते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इतना क्लियर है। ये डेफिनेशन जो है मैं आपको आगे करवा दूंगा। अभी केवल जो है अपना टॉपिक जो है, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, रासायनिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अब ये टॉपिक अपन ने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो डेली लाइफ में भी अपन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में भी ये बहुत चीज़ें देखते हैं जो जिनमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पहला अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों। भौतिक परिवर्तन का मतलब सीधा सा ये हो गया कि कोई पदार्थ है तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो। ठीक है, तो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है अवस्था याद रखना, यानी भौतिक अवस्था। ठीक है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। और उसके बाद में आप बात करोगे रंग। ठीक है, और एक गंध। तो अगर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठीक है, या रंग या गंध का मतलब उसकी स्मेल चेंज हो रही है, तो उसको अपन बोलते हैं भौतिक गुण। और अगर इनमें कोई परिवर्तन हो रहा है उस पदार्थ के, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो किसी पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हैं, अवस्था, रंग और गंध में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि यह परिवर्तन कैसा होता है बच्चों, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। बच्चों कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है। इतना क्लियर है। और इसमें आपको एक याद रखना है कि यहाँ कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, इतना क्लियर है। 3 पॉइंट आप याद रख लोगे कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में एक तो क्या होगा यहाँ पे परिवर्तन होगा। भौतिक गुण कौन कौन से हैं, अवस्था हो गया, रंग और गंध। ये 3 जो है अगर इनमें परिवर्तन हो रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन अस्थायी मतलब कि एक तो ऐसा परिवर्तन होता है कि जैसे मान लो आप कोयले को जला रहे हो तो वहां पे क्या होगा कि वो राख में परिवर्तित हो जाएगा। अब राख जो है ना, उससे वापस आप कोयला नहीं बना सकते हो, तो वो क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है। जबकि अगर मैं बात करूं कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है तो उसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे तो वो पानी में आ जाएगा। जैसे पानी को वापस आप ठंडा करोगे तो वो किस में आ सकता है, बर्फ में आ जाएगा। यानी ये परिवर्तन कैसा होता है, अस्थायी। इसका एक उदाहरण याद रख लो आप लोग कि जैसे बर्फ है। ठीक है, बर्फ कैसी होती है बच्चों, ठोस होती है। अब इसको अगर आप क्या करोगे, गर्म करोगे। ठीक है, तो गर्म करोगे तो ये किस में आ जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। और जल कैसा है, द्रव। फिर इसको आप और गर्म करोगे। ठीक है, और गर्म करोगे तो ये किस में आ जाएगा, वाष्प में। और वाष्प कैसा रूप है, गैस रूप है। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी बर्फ जो थी वो ठोस थी, ठोस जैसे उसको गर्म किया किस में आ गया, द्रव में। तो यहाँ क्या परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन हो रही है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। यहाँ भी क्या हुआ, द्रव था गैस में आ गया, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है, ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है। इतना क्लियर है। ठीक है, वापस आप अगर वाष्प को ठंडा करोगे तो ये किस में आ जाएगा, जल में आ जाएगा। और जल को और ठंडा करोगे तो ये बर्फ में भी आ जाएगा। इतना क्लियर है, नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल और याद रखने हैं आपको कि जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखोगे, एक तो कागज का फटना। ठीक है, फिर आप इसमें याद रख लोगे एक कि बर्फ़ का
पिघलना, ठीक है, पत्थर का टूटना, पत्थर का टूटना, ठीक है, शक्कर का जल में विलय होना, जल में विलय होना, ठीक है, विलय होना। और एक इसमें याद रख लेना आप लोग, एक इसमें ये उदाहरण याद रख लेना कि NH4Cl, इसको अपन बोलते हैं नौसादर, ठीक है, नौसादर का उद्धर्वपातन। उद्धर्वपातन पढ़ा है सबने 9th में, अभी पढ़ा है रिसेंटली। तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, किसके उदाहरण है बच्चों, याद रखना है आपको, ये सारा भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन देखो, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये इसमें क्या होगा, रासायनिक गुणों में, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, वो क्या होता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन देखना, रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, रासायनिक परिवर्तन। तो देखो रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा, इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों या वह संगठन में परिवर्तन होता है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। संगठन का मतलब हो गया अणुसूत्र, उसका अणुसूत्र क्या है, ठीक है, अणुसूत्र, या फिर उसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं। तो अगर उनमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसके अणुसूत्र में, उसके फॉर्मूले में कुछ चेंज हो गया, कोई भी पदार्थ है, तो उसके अगर फॉर्मूले में चेंज हो रहा है या रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। रासायनिक गुण जैसे कि गैस का बनना, उसमें गैस निकल रही है, जैसे मान लो किसी अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, या फिर ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन निकलती है कई अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, CO2 निकलती है, तो वहाँ पे गैस वो बन रही है, ठीक है। तो वो क्या होगा, सारा कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। या उसके अणुसूत्र में परिवर्तन हो गया तो वो भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि यह परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है, स्थायी होता है, इसको लिख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है। ये परिवर्तन स्थायी होता है। और उसके बाद में फिर आपको याद रखना है कि यहाँ नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें आप उदाहरण याद रख लोगे कि कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, कोयले का जब दहन करते हैं, यानी कार्बन, कोयले में क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है, और उसका आप दहन का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। अब देखो कार्बन था, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नया ही पदार्थ बना रहा है CO2, यानी ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इतना याद रख लोगे, एक पदार्थ था, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया, CO2 बना दिया, ठीक है, यानी उसके संगठन में परिवर्तन हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इतना क्लियर है, ठीक है। और आप उदाहरण याद रख सकते हो यहाँ पे कि दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, ठीक है। एक आप याद रख लोगे यहाँ पे कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। तो ये सारे परिवर्तन किसके हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फटाफट इसको नोट करो आप लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, ये तो थे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। एक आपको याद रखना है, मोमबत्ती का जो जलना, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें मोम तो पिघलती है, यानी वहाँ पे मोम पिघल रही है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन उसमें एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो मोमबत्ती जब भी जलती है तो उसमें दोनों परिवर्तन आते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है वहाँ पे, ठीक। अब देखो, ये तो थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब आता है एक नया टॉपिक अपने कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है,
ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा अपन ने पढ़ी कि क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें जो भी पदार्थ हैं उनको अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में निरूपित करना ही क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में निरूपित करना ही क्या होता है? रासायनिक समीकरण। उदाहरण की अगर बात करें अपन तो उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मैं बोल देता हूँ कि कार्बन जो है, कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है बच्चों? क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन ने जो है ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रतीक क्या होता है बच्चों? सी। पढ़ा है अपन ने। ऑक्सीजन का अभी देखा O2, और ये क्या बन जाएगा? CO2, ठीक है। ये तो थी क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इसको अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और इसको रासायनिक अभिक्रिया को अपन ने क्या कर दिया? प्रतीकों के रूप में निरूपित कर दिया, अणुसूत्र के रूप में लिख दिया, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। एक और उदाहरण देखना कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अब देखो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन क्या होता है? O2, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? MgO, ठीक है। अब इसको क्या होता है? संतुलित करना अभी सीखेंगे अपन। तो देखो किस तरीके से संतुलित करते हैं, इस तरीके से, यानी यहाँ पे एरो के इधर और एरो के दोनों साइड, मतलब दोनों साइड क्या होता है कि जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अभी अपन इसको जो है संतुलित करना सीखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में निरूपित करना क्या होता है? रासायनिक समीकरण। उदाहरण देखें, इनको नोट करना है आपको फटाफट से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने के चरण क्या होते हैं? देखो, अच्छा इसमें एक चीज़ रह गई कि जैसे अपन ये विक्रिया लिखी C+O2, क्या बन रहा था? CO2, ठीक है। तो इसमें एरो के पहले जो होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिकारक। और एरो के बाद जो है उनको अपन क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब उत्पाद और अभिकारक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। इतना याद रख लेना आप लोग। फिर देखो इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब देखो नया टॉपिक कर रहे हैं अपन कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। तो लिखना, आपको टॉपिक लिखना है कि रासायनिक समीकरण लिखना या लिखने के चरण, कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, उसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि अभिकारक वो कहाँ लिखे जाते हैं? एरो के पहले। अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? एरो के पहले। और उत्पाद कहाँ लिखे जाते हैं बच्चों? एरो के बाद में, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा अभिकारक हैं या फिर एक से ज़्यादा उत्पाद है तो उनके बीच में बच्चों प्लस का साइन आता है। किसका साइन आता है? जब ऐसी सिचुएशन हो जब अभिकारक या उत्पाद एक से ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको सारा मैटर जो है बुक में से करना है। यहाँ पे मैं थ्योरी पूरी नहीं लिख सकता हूँ एक साथ, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिख पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये आपको क्या करना है बच्चों, बुक लेनी है 10th की और उसमें से आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं अभी शॉर्ट में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो
एक से ज़्यादा हो तो उनके बीच में क्या लगाना, आपको प्लस का साइन लगाना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अभी अपन ने देखा कि Mg प्लस O2, ठीक है, क्या बन रहा था, MgO, इसको अपन ने संतुलित कर लिया था। अब देखो अभिकार एक तो O2 है, एक क्या है, मैग्नीशियम, तो इन दोनों के बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन है, ये इसका मतलब है, ठीक है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है। अब थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा द्रव्यमान संरक्षण रहता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो फॉलो होता है, वो लागू होता है। कैसे, जितना द्रव्यमान जो है अभिकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, यहाँ पे उत्पाद का होगा, ठीक है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उतना ही टोटल द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा। याद रख लोगे। उदाहरण देखना एक बार, उदाहरण देखना अभी, जैसे मैंने अभी उदाहरण लिया एक C+O2, क्या बन रहा था, CO2, क्या बन रहा था, CO2, ठीक है। तो अब आपको जो है परमाणु भार याद होना चाहिए। परमाणु भार क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12, ठीक है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से अपन क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। एरो के इधर आ जाओ, तो कार्बन, एक कार्बन है तो एक कार्बन का 12, और प्लस में क्या कर देंगे अपन 16 × 2, 16 × 2 क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, याद रख लेना, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस लगाना है क्योंकि एक पूरा यौगिक है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो प्लस लगाना है। यहाँ भी क्या था, बीच में प्लस है ऑलरेडी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 + 16 दूना कितना हो गया 32, और इधर देखो 12 + 16 दूना 32, कितना हो रहा है टोटल 44, और ये कितना हो रहा है 44, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या भी बराबर है यहाँ पे, और दोनों का द्रव्यमान भी क्या है, बराबर है। इतना क्लियर है। अगर संख्या बराबर नहीं हो तो आप पहले क्या करोगे, समीकरण को संतुलित करोगे और फिर उसका क्या निकालोगे, भार निकाल के बताओगे कि इस तरीके से जो है द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, तो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एक हिंदी में क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय को, ठीक है, तो वो है, तो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको अपन, ठीक है, ना तो क्षय किया जा सकता है, क्षय बोलते हैं अपन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अब देखो नेक्स्ट 3 पॉइंट हो चुके हैं इसके। अब 4th पॉइंट आपको याद रखना है कि जब अगर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण संतुलित ना होने पर एक हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था मैंने, हिट एंड ट्रायल मेथड या हिट एंड ट्रायल प्रक्रम, ठीक है, या विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इससे अपन क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उदाहरण देखना, ठीक है, अपन हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि अनुमानित विधि बोलते हैं इसको, अनुमानित विधि, अनुमान विधि भी बोलते हैं इसको, यानी अनुमान से ही आपको क्या करना है, घटाना बढ़ाना है। अब इसमें भी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले जब समीकरण को संतुलित करना शुरू करेंगे तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा जितने भी अन्य तत्व हैं, ठीक है, अन्य तत्व को संतुलित करते हैं, अन्य तत्वों को संतुलित करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है जब संतुलित करोगे आप तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देना है, और उसके अलावा जितने भी आपको परमाणु दिख रहे हैं या फिर तत्व दिख रहे हैं उनको सबसे पहले संतुलित करना है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड विधि में क्या करते हैं अपन, अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या बराबर करेंगे, तो इसको अपन अनुमान से घटाना बढ़ाना है आपको, ठीक है। अनुमानित विधि है, आप अपना विचार लगाना है, अपना दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहे हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ एक, ठीक है, C3H8 + O2 ये बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ, CO2 + H2 बनेगा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि
क्या कार्बन कितने हैं? देखो अभिकारक क्या होते हैं, एरो के इधर वाले क्या होते हैं अभिकारक, एरो के बाद वाले क्या होते हैं उत्पाद। क्या कार्बन जो है अभिकारक और उत्पाद में संख्या बराबर है क्या? नहीं है बच्चों। देखो कार्बन यहाँ पे कितने 3 हैं, इधर कार्बन कितने 1 है। अब आप क्या करोगे? संतुलित करोगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो छोड़ना है, पहले छोड़ना है। छोड़ने का मतलब कि उसके अलावा जो तत्व हैं उनको सबसे पहले देखेंगे अपन। तो क्या दिख रहा है? कार्बन दिख रहा है इनके अलावा, तो कार्बन को संतुलित करेंगे सबसे पहला। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि इधर कार्बन 3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। अब कभी भी 3 जो है आप यहाँ मत लगा देना कि 3 मैंने कार्बन के नीचे लगा दी, नीचे नहीं लगता है बच्चों। यहाँ कंपाउंड जो होगा ना, यौगिक जो होगा ना, उसके आगे लगेगा हमेशा। जो भी अपन नंबर लगाएंगे वो उस यौगिक के आगे की तरफ लगेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। कार्बन आपको जो है संतुलित होता हुआ दिख रहा है। फिर आप देखोगे हाइड्रोजन को, फिर आप किसको देखोगे? हाइड्रोजन को देखो। अब हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इधर 8 दिख रहा है, लेकिन मेरे को इधर जो है 2 ही दिख रहे हैं हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ क्या लगाना चाहूँगा? देखो दूसरी स्टेप में C3H8 प्लस O2 3CO2। अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है, इधर तो 8 है तो 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या लगाऊँ इस कंपाउंड के आगे कि ये 8 हो जाए? तो मैं क्या कर दूंगा? 4 लगा दूंगा H2O। अब ये 4 जो है ना इस 2 से क्या होगा? गुणा होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया ना। ठीक है। अब अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर काउंट करो एक बार, 3 2 जा 6, ठीक है, और 4 यहाँ पे, यानी टोटल जो है ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 10 है। 3 दूने 6 और यहाँ पे कितने? 4। देखो 4 तो यहाँ है ऑक्सीजन और 6 यहाँ है, 10 हो गए ना। अब इसके आगे मैं क्या लगाऊं कि ये संतुलित हो जाए? तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है? C3H8 प्लस 5 लगा देना है इसके आगे। इसके आगे 5 लगा दोगे ना, तो 5 दूने कितने हो गए? 10। वही 3CO2 प्लस 4H2। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। इतना याद रख लोगे आप लोग। तो हिट एंड ट्रायल विधि अपन ने सीखी कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या को अपन अनुमानित विधि से ही बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अनुमान लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? कार्बन को देख, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व है उनको संतुलित करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि संतुलित करना हो गया। ठीक है। अब संतुलित होने के बाद में समीकरण को अपने को क्या करना होता है कि उसमें जो पदार्थ होते हैं उनकी अवस्था आपको शो करनी होती है। ठीक है, जैसे कि ठोस के लिए आप लगाओगे उसके नीचे, उस जो पदार्थ है उसके नीचे क्या लगाओगे? ठोस के लिए आप क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। ठीक है, ठोस के लिए आपको क्या लगाना है? एस लगाना है ब्रैकेट में। गैस के लिए आपको क्या लगाना है बच्चों? गैस के लिए जी लगाना है। और द्रव के लिए आपको क्या लगाना है? द्रव के लिए आपको क्या लगा देना है बच्चों? लिक्विड लगा देना है। ठीक है, एल लगा देना है इसमें, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अगर वो विलेन कैसा है? जलीय विलेन है। ठीक है, जलीय विलेन है तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? एक्यू, इसको बोलते हैं एक्वस। ठीक है, अब एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं आपको, देखो उदाहरण से समझा रहा हूँ कि अभी अपन ने देखा C+O2 क्या बन रहा था बच्चों? CO2। यही उदाहरण ले रहे हैं अपन। तो कार्बन क्या होता है बच्चों? सॉलिड, तो मैंने इसके नीचे क्या लगा दिया? S। ठीक है, O2 क्या होती है? गैस, तो मैंने G लगा दिया। ठीक है, फिर आप याद रखना CO2 भी क्या होती है? गैस, तो इसके नीचे भी मैंने क्या लगा दिया? गैस लगा दिया। इस तरीके से जो है आपको इसकी भौतिक अवस्था शो करनी है, भौतिक अवस्था इनकी दिखानी है आपको। ठीक है, फिर देखो एक्वस सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड देखा है आपने? ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बना लेते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना बना लेता है। अब ये CaO क्या होता है बच्चों? सॉलिड होता है। ठीक है, चूना जो मार्केट से लाते हैं वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। और ये कैसा है? लिक्विड। और ये जो है ना, ये कैसा होता है? एक्वस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन। ये पतला जो है जलीय विलयन बन जाता है, तो इसलिए इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? AQ। इतना क्लियर है? तो ये आपको भौतिक अवस्था इस तरीके से निरूपित करनी है। फिर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो तापमान होता है, ताप या दाब, वो क्या करते हैं अपन? उस अभिक्रिया के एरो के ऊपर शो करते हैं, उस अभिक्रिया के एरो के ऊपर दिखाते हैं। देखो किस तरीके से ताप व दाब जो है अपन, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, N2 + 3H2। ठीक है, तो
यहाँ पे जो है इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए तापमान और दाब की आवश्यकता होती है। तो उस तापमान को आप कहाँ लिखोगे, एरो के ऊपर, और साइड में अगर दाब भी है तो दाब को आप यहाँ लिख दोगे। तो 200 ATM, ये ATM वो मशीन नहीं है बच्चों, ये ATM है, दाब को निरूपित करता है एटमॉस्फेरिक जो दाब होता है, प्रेशर होता है, यानी वायुमंडलीय दाब के लिए अपन ATM का सिंबल लगाते हैं, साइन लगाते हैं, ठीक है। के तो क्या है, केल्विन है, ठीक है, 773 केल्विन। और केल्विन क्या होता है, तापमान का मात्रक होता है, SI मात्रक, ठीक है। और ATM क्या होता है, दाब के लिए अपन लिखते हैं। तो दाब, इस अभिक्रिया में दाब और ताप दोनों थे, तो मैंने दोनों लिख दिए एरो के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, 2NH3 क्या बन जाएगा, ये 2NH3। इस तरीके से जो है आपको लिखना है। फिर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक आप आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में अपन उत्प्रेरक क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो देखो उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो उत्प्रेरक है, जैसे इसमें एक उत्प्रेरक है, ठीक है, 3H2, इसमें एक उत्प्रेरक लगता है, इस काम में आता है Fe, ठीक है। तो ये Fe को भी आप कहाँ लिखोगे, एरो के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, 2NH3, ठीक है। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का और अनुत्क्रमणीय के लिए आप ध्यान रखना, उत्क्रमणीय क्या अभिक्रिया होती है कि वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक भी वापस बन सकते हैं, ठीक है। अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं तो वापस उत्पाद भी जो है किस में आ सकते हैं, अभिकारक में टूट सकते हैं। इतना क्लियर है। और ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। इसके लिए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के लिए आपको, उत्क्रमणीय के लिए ये वाला साइन लगाना है, और अनुत्क्रमणीय के लिए जो सिंपल एरो होता है, एक एरो, वो लगाना है आपको, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आपको क्या लगाना है, डबल साइन लगाना है। और यही अभिक्रिया होती है N2 + 3H2, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। तो ये 2NH3, इस तरीके से इसी का उदाहरण लिख लेना, ठीक है। ये डिटेल आपको याद रखनी है, इतने पॉइंट आपको याद रख लोगे, ठीक है। अगर अभिक्रिया उष्माक्षेपी या उष्माशोषी है, ये पॉइंट मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा, केवल इतना याद रख लो कि अभिक्रिया में अगर उष्मा उत्पन्न होती है तो उसको अपन अभिक्रिया के बाद में प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। प्लस करके जितनी मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है वो अपन लिख देते हैं। उष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का निर्माण हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। एक होती है उष्माशोषी, देखो नाम से पता चल रहा है, उष्माशोषी अभिक्रिया मतलब उसमें उष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है। ये आपको याद रखने पॉइंट सारे, ठीक है। फिर देखो, अगर अगला पॉइंट में बात करूं तो अगला टॉपिक ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो है, देखो अगला टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो अपन अगला टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप क्या करोगे,